दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी कि अब डेली 10 to 20 क्वेश्चंस करवाने की बात हुई थी कल आपसे, ठीक है। तो आज जो स्टार्ट होने वाला है वह एक इंट्रोडक्शन टेस्ट है, जिसमें पॉलिटी के से रिलेटेड सब इत्यादि के बारे में क्वेश्चन जो आते हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। पहला, संसदीय लोकतंत्र वह है जहाँ जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। क्या यह सही है या गलत? पूर्व, दूसरा, सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात भी सही है। तीसरा, सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये भी सही है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन सी ए हो जाएगा तीनों। फिर दूसरे क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अध्यक्षात्मक प्रणाली और राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक प्रणाली का कैसा रूप होता है? इसमें कह रहा है शासनाध्यक्ष ही राज्याध्यक्ष भी होता है। क्या ये बात सही है कि शासनाध्यक्ष ही राष्ट्राध्यक्ष भी होता है? ये बात सही है या नहीं? दूसरा, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। दोनों ही बातें सही है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तीसरा है संकीर्ण, ठीक है। तीसरा है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? पहला, विकासशील समाज में, बहुदलीय पद्धति वाले समाज में, विकसित समाज में या राजतंत्रीय समाज में। तो यह विकासशील समाज में देखी जाती है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सीमित शासन का एक रूप है। ऐसा शासन है जहाँ संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। तीसरा, ऐसा शासन है जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष है। ऐसा शासन है जहाँ सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें पहली जो बात कर रहा है संवैधानिक सरकार में यह सीमित शासन का रूप है, ये बात एकदम सही है। दूसरा, ऐसा शासन जहाँ संविधान लोक प्राधिकार का अधिकार है, ये भी सही है। संवैधानिक शासन की बात कर जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष, जी नहीं, यह ऐसा नहीं है। राजतंत्रात्मक होता है ऐसा ना। यह शासन है जहाँ सदैव सार्वभौमिक, जी नहीं, जरूरी नहीं है कि संविधान हो तो वहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो ही। तो दो गलत हो गए, तो पहला और दूसरा सही है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। सरकार के अंगों में क्या क्या शामिल है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नगरपालिका। तो आप सभी को पता होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है यह सरकार में के अंग होते हैं। बी इज द राइट आंसर। नगरपालिका जो है यह सरकार का अंग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसले देता है। क्या दोनों बातें सही हैं या केवल एक सही है या दो, या इनमें से कोई भी नहीं सही है? बताइए कौन सा सही है। तो आप लोगों को देखने से ही लग रहा होगा पहला भी सही है और दूसरा भी सही ही दिख रहा है। तो इसका मतलब सी आंसर के साथ हम जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आंसर जो है वो सी है, ठीक है। सी ही आंसर मेरी तरफ से है। आप अपनी तरफ से आंसर चेंज कर सकते हैं या बता सकते हैं कि हाँ ये गलती है, और गलती अगर आपको दिखती है तो उसे विथ प्रूफ भेजना होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। क्या ये बात सत्य है? दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। यहाँ ध्यान दीजिए कि असत्य चुनना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता हो कि ये वाला सही है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, तो इसी से एलिमिनेट हो जाएगा और सी आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं।
दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। ये बात भी सही है। अब तीसरा चौथा क्यों गलत है? देखिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से नहीं की जाती, मंत्रिपरिषद की सलाह या प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। संसद लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है ना, ठीक है, तो राष्ट्रपति भी होता है। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में सत्ता के 36 बंटवारे को निरूपित करता है? 36 बंटवारे की बात कर रहा है, याद रखना है, 36 बंटवारे की बात करता है। पहला, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। दूसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। जब आप देखेंगे तो केंद्र यहाँ होती है, फिर उसके नीचे राज्य होती है, फिर स्थानीय सरकार होती है। अर्थात ये तीनों कैसा है, ऊर्ध्वाधर दिख रहा है ना, ऐसे ही होता ना, ऊपर नीचे। लेकिन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, फिर न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तो ऐसे ये बंटवारा जो है इनका होता है। तो इसका मतलब जो है, विधायिका जो है, विधायिका का ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में होता है। तो इसका मतलब हो गया, कि जो इसमें पहली बात जो कह रही है वो तो एकदम सही है, पहला बात तो सही है, पहली बात जो कही गई है वो सही है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो है वो ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? दो या अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, ठीक है। तीसरा, संविधान द्वारा सरकार के हर अस्तित्व और प्रतिकार की गारंटी और सुरक्षा। राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह। पूछा क्या है, संघीय व्यवस्था की विशेषता, जिनमें से कौन कौन सी बातें सही है? देखिए, राज्य सरकार की केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होना, यह संघीय व्यवस्था में, जो संघीय व्यवस्था होती है ये नहीं है, उसमें स्वायत्तता दी जाती है, उन्हें स्वतंत्र होते हैं, वो स्वायत्त होते हैं, सी। तो चौथा जैसे ही गलत हुआ तो आप एलिमिनेट कर देंगे, चौथा जैसे ही गलत हुआ, ठीक है। राज्य की सरकार जो होती है केंद्रीय सरकार पर जवाबदेह होना संघीय व्यवस्था नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था में ऐसा होता है, ठीक है। जो एकात्मक व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ राज्य जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है देखिए, पुरोहिताई व्यवस्था, निम्नलिखित राजनीतिक समानता की आवश्यकता, क्या कह रहा है, राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंच संभव नहीं होगा। दूसरा, भारत में समान अवसरों के मद्देनजर, ठीक है, मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से रही है, ठीक है, आती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, एक या दो या दोनों ही? तो देखिए, इसमें जहाँ तक हमको आपको भी देखने से लग रहा होगा ये दोनों की दोनों बातें जो कही गई हैं वो सही हैं, दोनों बातें सही हैं। राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जिन्हें दूर किए बिना सरकार की अपनी बात रखने को उपलब्ध साधनों का जो है पहुँच संभव नहीं होगा। ये बात सही है दोनों, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। पुरोहिताई व्यवस्था, क्या बात कह रहा है कि पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं, ठीक। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। दोनों बात सही कह रहा है ये तो, इसमें दोनों की दोनों बातें सही हैं, दोनों की दोनों ही बातें सही कही गई हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। दूसरा, भारत में समान अवसरों के मद्देनजर कहाँ पहुंच गए हम? हाँ, समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। ये तो हमने एक बार देखा ही है, आपको याद होगा, ये तो हमने देखा ही है और दोनों ही बातें सही थी, दोनों ही बातें सही थी। याद आया पिछला क्वेश्चन
पुरोहित है कि पहले? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उदारवादियों का मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यतया जुड़ी हुई हैं। क्या ये बात सही है? दूसरा, समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। अगर आप ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे, तो ये वाली दूसरी वाली बात जो लिखी गई, लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने, लेकिन ये रणनीतियों खोज करना आवश्यक है, ये उदारवादियों की बात है। ये उदारवादियों ने कहा था, यहाँ उदारवादी होना चाहिए था। ठीक है, और वहाँ समाजवादी, ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, उदारवादियों के लिए समानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को सही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। ये तीसरा वाला एकदम सही है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है। ठीक, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, सोचिए एक बार और फिर जवाब दीजिएगा। तो इसमें से दोनों ही कथन सत्य हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कथन और कारण, कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। ठीक, कारण, सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। तो बताइए क्या बात सही है? इसमें से तो दोनों ही बातें सही कह रही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे का। देख रहे हैं, कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, सही बात है, लेकिन सफल संविधान, ये दोनों भी बातें अलग अलग सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। जी हाँ, इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। जब बताइए इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से दिए गए सभी कथन सत्य हैं। इसमें से सभी कथन सत्य हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर या बिंदुओं पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक, दूसरा, प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। तीसरा, इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है। ये तीनों ही बातें सही हैं। डी इज द राइट आंसर। संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने अथवा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। दूसरा, इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिए, अधिकार नहीं है बात कर रहा है। बताइए इसमें से कौन सी बात सत्य है? इसमें से पहली बात सत्य है। देखिए, झाड़ दीजिए, यहीं आपको आ जाता। ये बात जब ध्यान देते अधिकार नहीं है तभी से समझ में आ जाता। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। दूसरा, नेक्स्ट, संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति होती है व्यवस्था की। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें विधायिका के विशेषाधिकारों का हनन, ये तो सेम वही है क्या? ये तो वही है, तो यही है। ये सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। संघवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघवाद से संबंधित यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। लोगों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। चौथा, केंद्र व राज्य के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता या नहीं कर सकती है। तो इसमें से कौन सी बात असत्य है? इसमें से कौन सी बात असत्य है? तो असत्य सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है,
ये बात भी सही है। तो क्या हस्तक्षेप न्यायपालिका नहीं कर सकती? अरे भैया कर सकती है न्यायपालिका, तो उसी को इसका अधिकार है। बी बी इज द राइट आंसर, मतलब असत्य है। मतलब चौथा, भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्णय निर्माण में सहायक कारक हैं किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्थायित्व का संसद का नियंत्रण। नेक्स्ट, आपातकालीन प्रावधान, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा, इकाई प्रशासकीय व्यवस्था। तो इसमें से कौन सा सही है? ये बात पूछा है, भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण के लिए कौन सा सहायक है? ये तो चारों ही सही है। इसमें से चार की चारों बातें एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, आइए ऊपर आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है क्या? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका तो है ही है। ठीक है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। जी किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जी हाँ, दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्या इसमें से ये बात गलत है? डी इज द राइट आंसर। सहमति का परिणाम नहीं है। यह अमेरिका के बारे में सही होता है, हमारे बारे में नहीं। संसदीय स्वरूप के शासन की प्रमुख लाभ क्या हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। पहला, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जी हाँ, करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ये बात भी सही है जी। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। क्या ये सही है? कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। क्या बताइए? इसमें कहा है संसदीय स्वरूप का शासन, तो इसमें सबसे जो बड़ी विशेषता है वो सी है भाई। बाकी चीज़ें सही या गलत छोड़ो। कार्यपालिका हमेशा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? पहला कह रहा है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आप इसमें से सबसे उपयुक्त स्वतंत्रता की क्या व्याख्या मानेंगे? मैं तो डी को मानूंगा, बाकी आप किसके साथ जाते हैं ये आपका निर्णय है, क्योंकि उसने कहा है आप किसको उपयुक्त व्याख्या स्वीकार करेंगे। तो यह स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का जो अवसर मिलता है उसी को कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? आप एक पेन और कॉपी ले लेंगे, मैं बोलूँगा आप लिख लेंगे अगर लिखना चाहे तो। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? पहला, एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन प्रावधान। इनमें से जो है एक, दो, तीन, ये तीनों हैं, ये तीन के तीनों हैं। एक, दो, तीन, ये तीनों हैं। चौथा, ये शक्तियों का विभाजन, ये संघीय व्यवस्था है। पांचवा, सी इज द राइट आंसर। आप नोट करिए संविधान की संघीय विशेषताएं। पहला, द्वैध राज पद्धति। दूसरा, लिखित संविधान। तीसरा, क्या है? संघीय व्यवस्था, संघीय विशेषता है ये। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका। संघीय विशेषता फिर से सुन लीजिए, द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका। एकात्मक विशेषता देख लीजिए, सशक्त केंद्र, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। क्या ये बात सत्य है? चलिए आप देख लेंगे अपने हिसाब से, अभी तो मैं पढ़ूंगा। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। भैया ये तो तीसरा तो गलत हो गया, वैसे देखने से ही लग रहा है तीसरा गलत हो गया, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो भी। ठीक है, तो राज्य का अध्यक्ष और ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक, दो, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में
सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है। ठीक है। दूसरा, मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। जी हाँ। इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। इसमें से कौन सी विशेषता सही है? सही नहीं है। क्या पूछा है? सही नहीं है। हाँ, तो यह किससे सरकार प्रदान करेगी? क्या? जी नहीं। बार बार अस्थिरता रहती है, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह आ जाए, बहुमत न प्राप्त हो, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। मंत्री विधायिका व कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है क्या? जी हाँ, ये तो बात सही है। तो मतलब एक सही है, एक गलत है और तीन सही है। तीन सही है, दो सही है, तो ये तो चला गया, बी इज द राइट आंसर। मतलब इसमें सरकार की नीति, ये वही हो गया, स्थिर सरकार नहीं है तो निरंतरता कहाँ से बनी रहेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? बहुमत दल का शासन, संसदीय प्रणाली, दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का पृथककरण। बताइए इसमें से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसमें से जो है बहुमत दल का शासन, दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो है। लेकिन राष्ट्रपति शासन जो होता है या अध्यक्षात्मक जो है उसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है। तो सी इज द राइट आंसर। आपको एक बार नोट कर लीजिए संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। पहला, दोहरी कार्यपालिका, संसदीय की दोहरी कार्यपालिका, बहुमत के दल का शासन। दूसरा, तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। चौथा, शक्तियों का संतुलन, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के भाग होती है। अध्यक्षीय प्रणाली में एकल कार्यपालिका। ठीक है। राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व का अभाव होता है और शक्तियों का पृथक्करण होता है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम संघवाद की। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है तथा प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। इस प्रकार के लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। इसमें से कौन कौन सी बातें सही है? पहली बात तो हमको गलत दिख रही है, क्योंकि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। ये बात गलत है। पहला तो गलत है। ठीक है। क्यों? क्योंकि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं बल्कि स्वायत्त होती है। ये बात याद रखिए। क्या होती है? स्वतंत्र नहीं होती, स्वायत्त होती है। क्या होती है? स्वायत्त। ठीक है, स्वायत्त होती है। ठीक, तो इसी से निकल गया और सी इज द राइट आंसर मिल गया। संघीय और एकात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकात्मक सरकार में एक लिखित संविधान होना चाहिए। क्या ये बात सही है? दूसरा, संघीय सरकार में संविधान ही सर्वोच्च होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एकात्मक सरकार में संविधान कठोर व लचीला हो सकता है। ठीक है। तो जो है पहला जो कह रहा है ये बात गलत है। संविधान लिखित होना जरूरी नहीं है। ठीक है। जो पहली बात कह रहा है कि संघीय सरकार में लिखित संविधान का प्रावधान है, जबकि एकात्मक सरकार में संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। जैसे एकात्मक सरकार फ्रांस में भी है, वहाँ लिखित संविधान है, वहीं ब्रिटेन में भी है, ब्रिटेन में अलिखित है। ठीक है। तो पहला गलत हो गया। पहला जैसे ही गलत हुआ तो मुझे सी आंसर मिल गया। 2 और 3 सही है। ठीक है। यदि किसी देश को रिपब्लिक गणराज्य कहा जाता है, रिपब्लिक या गणराज्य कहा जाता है, तो इसका आशय है एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का होना, राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। ये तीन की तीनों ही बातें गणराज्य पे लागू होती हैं। अर्थात डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। तीनों ही बातें सही हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।